एक सीन की कल्पना करें। मतलब एक ऐसा नागरिक है जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग के लिए एकदम सबसे आगे खड़ा रहता है। ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। उसे अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी समानता चाहिए और भाषण देने की पूरी आज़ादी भी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रति कुछ करने की बारी आती है या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने की बात आती है तो वो चुपचाप पीछे हट जाता है। हाँ, लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। राइट। तो जरा सोचिए, क्या हमारा संविधान सिर्फ हमें अधिकार देता है और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता? मतलब अगर कोई व्यक्ति बीच सड़क पर राष्ट्रगान का अपमान कर दे या जंगलों को काट दे तो क्या हमारा संविधान बस चुपचाप खड़ा देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अधिकारों के साथ आने वाली इन जिम्मेदारियों को आखिर संविधान में कहां छुपा कर रखा गया है? आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 51A। और आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। क्या है वो मिशन? हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, बल्कि हम उस इतिहास में गोता लगाएंगे जहां से ये निकल कर आए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बिना लॉ समझ नहीं आता। सही बात है। हम इनके पीछे की संवैधानिक फिलॉसफी को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉ एग्जाम्स के लिए ये इतने जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। मतलब एकदम एग्जाम रेडी मटेरियल मिलने वाला है आज। हाँ, हम फैक्ट्स, केस लॉज और एग्जाम ट्रिक्स को इस तरह डिकोड करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए छप जाएं। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े रहस्य से होती है। अच्छा, वो क्या? क्या आपको पता है कि संविधान के लागू होने के पूरे 26 साल तक, जी हाँ 26 साल तक, ये ड्यूटीज हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं थी। एक सेकंड, वेट। 26 साल तक ये संविधान में थे ही नहीं? बिल्कुल नहीं थे। मतलब जब संविधान लिखा गया तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात की थी, उन्होंने जिम्मेदारियों का कोई जिक्र ही नहीं किया। हाँ, ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई अलग से चैप्टर था ही नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाकी सदस्यों को शायद ये लगा था कि भारतीय समाज तो ऐतिहासिक रूप से धर्म और कर्तव्य पर ही चलने वाला समाज है। मतलब हमारे कल्चर में ही ड्यूटीज हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि एक आजाद देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारियां खुद ही समझ लेंगे, इसके लिए कोई अलग से कानूनी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। राइट, वो एक ट्रस्ट फैक्टर था शायद। हाँ, लेकिन फिर आया भारत के इतिहास का एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर। आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, 1975 की इमरजेंसी का समय। उस दौरान तत्कालीन सरकार को ये गहराई से महसूस हुआ कि लोगों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है कि अधिकारों के साथ उनके कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। हाँ, और इसी राजनीतिक और संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया। ओके, लेट मी अनपैक दिस। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक बहुत महंगा गैजेट खरीदा है। ठीक है। शुरू में आप सिर्फ उसके फीचर्स और फायदों का, मतलब अपने अधिकारों का बड़े मजे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब वो गैजेट खराब होने लगता है तब आपको समझ आता है कि इसके मेंटेनेंस, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी यानी ड्यूटी भी तो आपकी ही है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये, है ना? हाँ। अगर आप खुद उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो गैजेट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शायद हमारे देश के साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। हाँ, अधिकारों का खुलकर उपयोग करने के लिए देश के सिस्टम का मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। एग्जैक्टली। और इसी मेंटेनेंस मैनुअल को तैयार करने का काम स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया। इसी कमेटी की सिफारिश पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इन ड्यूटीज को पहली बार संविधान में जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट, ये तो एग्जाम्स में बहुत बार आता है। हाँ, और एक बात जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करती है वो ये है कि शुरुआत में केवल 10 ड्यूटीज ही संविधान में शामिल की गई थीं। वेट, सिर्फ 10? हाँ, सिर्फ 10। अच्छा, तो इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम एक मेमोरी लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? इसे विजुअली ऐसे याद रखा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी से शब्द निकालिए स्वर्ण यानी सोना। गोल्ड। हाँ, और सोचिए कि 1976 में हमें सोने के 10 सिक्के मिले। ये 10 सिक्के वो शुरुआती 10 ड्यूटीज थी जो 42nd संशोधन से आई। ये विजुअल ट्रिक वाकई बहुत असरदार है। इससे 42nd अमेंडमेंट और 10 ड्यूटीज का कनेक्शन दिमाग में बैठ जाता है। राइट।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अब ये 10 ड्यूटी संविधान की किताब में लिख तो दी गई, पर अगर कोई नागरिक कल को उठकर कह दे कि मैं तो इस ड्यूटी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी? यहीं पर संविधान का असली और सबसे पेचीदा रूप सामने आता है। अच्छा। देखिए, इन ड्यूटीज को संविधान के पार्ट 4A के तहत आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। पार्ट 4A। हाँ, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रखी गई कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। वेट, नॉन जस्टिशिएबल मतलब कोर्ट इन्हें सीधे तौर पर लागू या एनफोर्स नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे नागरिक पर या सरकार किसी नागरिक पर सिर्फ अपनी फंडामेंटल ड्यूटी न निभाने के लिए सीधे तौर पर मुकदमा नहीं कर सकती। मतलब कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता? नहीं, इसके पीछे कोई सीधा कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ये मुख्य रूप से नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। समझ गया। और एक और बहुत ही अहम बात जो अक्सर MCQs में पूछी जाती है, ये ड्यूटीज केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं, विदेशियों पर नहीं। ओके, तो फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अरे, अगर कोर्ट इन्हें लागू ही नहीं कर सकती, अगर कोई जुर्माना या सजा ही नहीं है, तो फिर संविधान के इतने महत्वपूर्ण हिस्से में इन्हें जोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? ये डाउट बहुत कॉमन है। क्या ये सिर्फ एक सजावट की तरह नहीं हो गई? मतलब एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने पर कोई सजा ही ना हो, वो नियम ही कैसा? What is fascinating here is कि ये ड्यूटीज महज सजावट नहीं है। कानून की दुनिया में हर चीज सिर्फ सजा के डर से काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर कैसे काम करती हैं? देखिए, अधिकार और कर्तव्य असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट। हाँ, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की आज़ादी को राज्य की तानाशाही से बचाते हैं, जबकि ये ड्यूटीज देश में एक राष्ट्रीय अनुशासन और एकता कायम करती हैं। राइट, बैलेंस बनाने के लिए। बिल्कुल। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी अधिकार असीमित यानी एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो अधिकारों के गलत इस्तेमाल को रोकती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और लॉ एग्जाम्स के नजरिए से देखा जाए तो आंसर राइटिंग में राइट्स और ड्यूटीज के बीच अंतर स्पष्ट करना बहुत स्कोरिंग होता है। हाँ, वो टेबल बनाकर लिखना बेस्ट रहता है। हाँ, एक स्पष्ट टेबल बनाई जा सकती है जहां एक तरफ लिखा हो कि राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं जबकि ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। और राइट्स नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिल सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। एग्जैक्टली। ये अंतर एग्जाम में बहुत काम आता है। ये अंतर तो समझ आ गया, लेकिन आपने कहा कि कोर्ट इन्हें लागू नहीं कर सकती। फिर भी मुझे पता है कि कोर्ट ने कुछ अनएक्सपेक्टेड अप्रोच ली थी इस मामले में। बिल्कुल ली थी। तो कोर्ट ने इन्हें कैसे इस्तेमाल किया, ये समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि आखिर ये ड्यूटीज हैं क्या। क्योंकि बिना सजा के प्रावधान वाले इन नियमों का इस्तेमाल करके ही सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले पलट दिए हैं। सही कहा। जब हम आर्टिकल 51A को पढ़ते हैं तो इसमें क्लॉज A से लेकर K तक ड्यूटीज दी गई हैं। A से K तक मतलब पूरी लिस्ट है। हाँ, और अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ मुख्य थीम्स में बांटा जा सकता है। चलिए फिर इस लिस्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं, डिकोड करते हैं इसे। बिल्कुल। अगर हम इसे हिस्सों में बांटें तो पहली कैटेगरी देश के प्रतीकों और उसके सम्मान से जुड़ी है। जैसे 51A कहता है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करें। हाँ, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर सम्मान में खड़े होना इसी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। एग्जैक्टली। इसी तरह 51AC हमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने को कहता है। और दूसरी कैटेगरी हमारे समाज और आपसी भाईचारे से जुड़ी है। वो कैसे? इसमें 51A बहुत ही अहम है। ये कहता है कि हमें धार्मिक और भाषाई भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारा बढ़ाना है, हार्मनी लानी है। ये तो आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी क्लॉज में एक बेहद प्रगतिशील बात भी कही गई है। कौन सी बात? ये कि हमें महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाने वाली सभी प्रथाओं को त्यागना है। सोचिए, 1976 के दौर में ये बात संविधान में लिखना एक बहुत बड़ा कदम था। वाकई ये बहुत पावरफुल ड्यूटी है। और तीसरी कैटेगरी जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है पर्यावरण और हमारी सोच से जुड़ी ड्यूटीज। हाँ, 51AG जो है। बिल्कुल, 51AG कहता है कि हमें जंगलों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों सहित पूरे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। ये तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्लॉज है ना?
और 51A(H) कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना विकसित करनी है। अंधविश्वास से दूर रहना है। राइट। इसके अलावा 51AI हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने को कहता है। ये बहुत प्रासंगिक है, खासकर आज के समय में। हाँ, जब विरोध प्रदर्शनों में बसों या ट्रेनों को जला दिया जाता है, तब ये ड्यूटी सबसे ज्यादा याद आनी चाहिए लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ एक और पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? हमने अभी बात की थी कि 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर सिर्फ 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। हाँ, वो अपने 10 सोने के सिक्के वाला मेमोरी लॉक। राइट। लेकिन आज जब हम बेयर एक्ट खोलते हैं तो उसमें 11 ड्यूटीज नजर आती हैं, ए से के तक। अरे हाँ, तो ये 11वीं ड्यूटी बीच में कहाँ से आ गई भाई? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से, मतलब बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें, तो हमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को समझना होगा। अच्छा, 2002 का संशोधन, ये तो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है ना? एकदम सही। इस संशोधन ने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए थे और इसी के जरिए आर्टिकल 51A के जोड़ा गया। तो ये के वाली ड्यूटी है क्या? ये 11वीं ड्यूटी सीधे तौर पर माता पिता या अभिभावकों यानी पेरेंट्स और गार्डियंस को दी गई है। ओके। इसके अनुसार ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ओहो, मतलब इसका सीधा कनेक्शन आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन से है? बिल्कुल। राज्य का काम है स्कूल खोलना और मुफ्त शिक्षा देना, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को स्कूल भेजना। क्या बात है। राइट्स और ड्यूटीज का ऐसा बेहतरीन तालमेल, मतलब सरकार अपना काम करेगी और नागरिक अपना काम करेंगे। हाँ, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। तो चलिए अपने उस मेमोरी लॉक को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। हमारी ट्रिक थी 10 सोने के सिक्के। अब क्योंकि 2002 में 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा की ड्यूटी जुड़ गई, तो उन 10 सिक्कों के साथ एक किताब भी रख लीजिए। 10 सिक्के और एक किताब। हाँ, 10 सिक्के और एक किताब, मतलब कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बहुत बढ़िया है। इस तरह से याद रखने पर भूलने की गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल नहीं बचेगी। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर, जो किसी भी लॉ स्टूडेंट के दिमाग में गूंजता है। कौन सा सवाल? वही कि जब इन ड्यूटीज को तोड़ने पर कोई सजा ही नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इनके प्रति नजरिया क्या है? हाँ, क्या कोर्ट इन्हें बस नजरअंदाज कर देता है? नहीं, यही तो कैच है। तो ऐसे कौन से केस लॉज हैं जहां इन नॉन जस्टिशिएबल ड्यूटीज ने गेम पलट दिया? इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम पूरी लीगल एक्यूरेसी के साथ इसे डिकोड करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहला और लैंडमार्क केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता, ये मामला तो पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा था ना? हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा संवैधानिक मुद्दा था वो ये था कि क्या पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक नागरिक का काम है? कोर्ट ने आर्टिकल 51AG यानी पर्यावरण की रक्षा करने के कर्तव्य पर विशेष जोर दिया। ओके, तो प्रिंसिपल क्या निकल कर आया इसमें? इसका जो लीगल सिद्धांत था वो कमाल का था। कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिक की ड्यूटी है पर्यावरण को बचाना, तो इसका मतलब है कि राज्य की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कानून बनाए जो नागरिक को ये ड्यूटी निभाने में मदद करें। अरे वाह, मतलब कोर्ट ने कमजोर सी दिखने वाली ड्यूटी को आधार बनाकर सरकार को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली, ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण केस है एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वी एम्स। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन? हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। इस केस में मामला अधिकारों के टकराव का था। अच्छा, तो इसमें कोर्ट ने क्या अप्रोच ली? जब कोर्ट को अधिकारों की सीमाएं तय करनी थी, तब उन्होंने ड्यूटीज को एक लेंस की तरह इस्तेमाल किया। एक लेंस की तरह? कैसे? इस केस का सिद्धांत ये था कि कोर्ट ने साफ कहा, भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकती, लेकिन संवैधानिक व्याख्या यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मतलब अगर कोई कानून ड्यूटीज को प्रमोट कर रहा है, तो कोर्ट उसे सही ठहराएगी। यानी जब भी ये तय करना हो कि किसी अधिकार पर लगी पाबंदी सही है या नहीं, कोर्ट ये देखेगी कि क्या वो पाबंदी किसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए लगाई गई है। एकदम सही समझे आप। और तीसरा केस है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरुणा रॉय केस, इसमें क्या हुआ था? इस मामले में कोर्ट ने मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और हमारे संवैधानिक आदर्शों का खुलकर समर्थन किया था। अच्छा, एजुकेशन से जुड़ा है ये। हाँ, कोर्ट ने माना कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो बच्चों में
आर्टिकल 51A में लिखी ड्यूटीज का भाव पैदा करे। वाह, ये तीनों केसेस बहुत जरूरी हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत जरूरी लीगल वार्निंग देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, चूंकि हमारे आज के सोर्स मटेरियल में इन तीनों केसेस के विस्तृत फैक्ट्स और उनके साल यानी ईयर मौजूद नहीं हैं, इसलिए नियम अनुसार इस पॉइंट को ऑथेंटिक लीगल सोर्स से वेरीफाई करना जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी फैक्ट हवा में नहीं लेना चाहिए। हाँ, एग्जाम में कोई भी फैक्ट या साल खुद से गेस मत कीजिएगा। ये बहुत ही सही बात है। और स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार एग्जाम ट्रिक ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग में कहीं फंस जाएं, हाँ, तो क्या करें? तो बस ये एक लाइन लिख दें कि नॉन जस्टिसेबल होने के बावजूद भारतीय अदालतें फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान की व्याख्या करने और कानूनों की वैधता परखने के लिए एक अहम टूल मानती हैं। अरे वाह, ये एक लाइन सच में आंसर का वजन काफी बढ़ा देगी। बिल्कुल बढ़ा देगी। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। क्या हुआ? देखिए, अगर ये लिस्ट इतनी ही जरूरी थी और कोर्ट भी इसका इतना इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर इसमें कुछ बहुत ही बेसिक चीजें क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि ये लिस्ट थोड़ी अधूरी रह गई है। क्या इसकी कोई आलोचना या क्रिटिसिज्म भी होता है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। और एक अच्छे कानून के विद्यार्थी को हमेशा आलोचनात्मक नजरिया रखना चाहिए। राइट। तो क्या क्या कमियां निकाली जाती हैं इसमें? इसकी कई बड़ी आलोचनाएं हैं। सबसे पहले तो वही है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। इसके पीछे कोई कानूनी प्रतिबंध या लीगल सैंक्शंस नहीं है। हाँ, सजा ना होने वाली बात। बिल्कुल। आलोचकों का कहना है कि जिस समाज में लोग बिना चालान के डर के हेलमेट तक नहीं पहनते, वहां बिना सजा के डर के वो इन ड्यूटीज को क्यों मानेंगे? ये तो मतलब ह्यूमन नेचर है ना, बिना डर के लोग नियम फॉलो नहीं करते। हाँ, और दूसरी आलोचना इसकी भाषा को लेकर है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कई शब्द बहुत अस्पष्ट यानी वेग हैं। जैसे हमने अभी क्लॉज H में साइंटिफिक टेम्पर की बात की। हाँ, वैज्ञानिक सोच। अब एक आम आदमी के लिए या यहाँ तक कि अदालतों के लिए भी साइंटिफिक टेम्पर की कोई सटीक कानूनी परिभाषा तय करना बहुत मुश्किल है। ये भी सही है। साइंटिफिक टेम्पर तो सबके लिए अलग हो सकता है। और जिस अधूरी लिस्ट की मैं बात कर रहा था, उसका क्या? हाँ, तीसरी बड़ी आलोचना यही है कि लिस्ट पूरी नहीं है। मजेदार बात यह है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने असल में टैक्स भरने की ड्यूटी और ड्यूटी न निभाने पर आर्थिक दंड यानी पेनल्टी लगाने की सिफारिश भी की थी। वेट, सच में टैक्स भरने की सिफारिश की थी? हाँ, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उन सिफारिशों को नहीं माना। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आलोचकों का कहना है कि आज के समय में टैक्स भरना या वोट देने का अधिकार और कर्तव्य इसमें जरूर शामिल होना चाहिए था। वोट देना तो सबसे बेसिक नागरिक ड्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इसमें इतनी कमियां हैं, कोर्ट इसे सीधे लागू नहीं कर सकती, भाषा थोड़ी अस्पष्ट है और लिस्ट भी अधूरी है, तो आखिर में हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें भरें? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना गलत होगा। तो फिर कंक्लूजन क्या है? अगर हम पूरे टॉपिक को समेटें तो फंडामेंटल ड्यूटीज असल में भारत के नागरिकों को संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की दिशा दिखाती हैं। एक मॉरल गाइड की तरह। हाँ, ये इस बात का रिमाइंडर है कि हम सिर्फ अधिकारों के उपभोक्ता या कंज्यूमर्स नहीं हैं, बल्कि इस देश के निर्माता भी हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है कि हम सिर्फ अधिकारों के कंज्यूमर नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये ड्यूटीज हमारे लोकतंत्र, हमारी एकता, हमारे पर्यावरण और हमारे अनुशासन को बचाए रखने का एक बेहद मजबूत मैकेनिज्म है। समझ गया। और लॉ एग्जाम्स की बात करें तो इस टॉपिक की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जाम रेडी टिप्स बहुत सिंपल है। पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। हाँ, ये तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। दूसरी बात, आपके आंसर में 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी और पार्ट 4A आर्टिकल 51A का स्पष्ट जिक्र होना अनिवार्य है। ये कीवर्ड्स तो मिस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, अगर आप अपने आंसर में 51AG जो पर्यावरण से जुड़ा है और 51AK जो शिक्षा से जुड़ा है, उन्हें उनके केस लॉज के साथ हाईलाइट करते हैं तो आपका आंसर बेहतरीन हो जाएगा, एकदम स्कोरिंग। बेहतरीन। तो चलिए अपनी इस गहरी चर्चा की शुरुआत में पूछे गए सवाल की तरफ वापस लौटते हैं। हाँ, जो आपने शुरू में पूछा था। हमने पूछा था कि अधिकारों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां आखिर कहाँ छुपी हैं। अब जवाब बिल्कुल साफ है, संविधान के पार्ट 4A में। बिल्कुल साफ। अधिकारों के बिना जिम्मेदारियां अधूरी हैं और जिम्मेदारियों के बिना अधिकार
विनाशकारी हो सकते हैं। सही बात है। हमारा संविधान हमें सिर्फ आज़ादी देकर चुप नहीं बैठता, बल्कि वो हमें एक एक्टिव सिटीजन बनने का रास्ता भी दिखाता है। बहुत खूब कहा आपने। आइए, जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसका एक क्विक 30 सेकंड का रिकैप कर लेते हैं। चलिए क्विक रिवीजन हो जाए। ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और शुरू में 10 ड्यूटीज थी, वो 10 सोने के सिक्के। राइट। फिर 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 11वीं ड्यूटी यानी बच्चों की शिक्षा को जोड़ा गया। 10 सिक्के और एक किताब। हाँ, ये ड्यूटीज सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानूनों की व्याख्या करने और अधिकारों को बैलेंस करने के लिए एक मजबूत हथियार मानता है। एकदम क्रिस्प और क्लियर, मजा आ गया। अब जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, बताइए। हमने आलोचना वाले हिस्से में बात की कि वोट देना अभी हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। जरा सोचिए, अगर कल को संविधान में बदलाव करके मतदान को आर्टिकल 51A के तहत एक कानूनी रूप से अनिवार्य फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए। ओहो, अनिवार्य बना दिया जाए। हाँ, और ऐसा न करने पर सजा या जुर्माना लगने लगे, तो क्या हमारे लोकतंत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी नागरिक से जबरन वोट डलवाना लोकतंत्र के हक में होगा या इसके खिलाफ? इस पर गहराई से जरूर विचार करें। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला सवाल है। मतलब एक नागरिक के तौर पर ये सोचने वाली बात है कि क्या हम आज़ादी और जिम्मेदारी के सही बैलेंस पर खड़े हैं? बिल्कुल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।